फतेहपुर में स्कूल के बच्चों से टीचर धुलवा रहे कार धुलवाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बागपत में बड़ौत में जान जोखिम में डालकर छात्राएं रोजाना कर रही है पढ़ाई। हाई टेंशन तार के नीचे चल रहे कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय में कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। गोंडा में एक पूर्व ब्लॉक प्रमुख की दबंगई का वीडियो आया सामने। हथियारों के दम पर अपने साथियों के साथ जमीन पर कब्जा करने पहुंचा था ओम प्रकाश सिंह। बिजनौर में वन विभाग की मेहनत रंग लाई। वन विभाग की टीम ने गुलदार को पिंजरे में किया कैद। मुरादाबाद में पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा के कार्यक्रम में हंगामा। भीड़ में धक्का मुक्की होने के कारण मंच के सामने लगी लोहे की रेलिंग टूट गई। यूपी में बारिश और ओलावृष्टि से हुए नुकसान पर एक्शन में मुख्यमंत्री योगी। स्थिति की जानकारी लेकर तुरंत राहत और मुआवजा देने के अधिकारी को निर्देश। हमीरपुर में सदर विधायक मनोज प्रजापति ने डीएम से की मुलाकात। टीम बनाकर दिए कार्रवाई करने के निर्देश। बुलंदशहर में बेमौसम बारिश से गेहूं, सरसों और आलू की फसल को भारी नुकसान और मुसीबत में है किसान। हमीरपुर में अचानक से बदला मौसम का मिजाज। 2 दिनों से हो रही हल्की बारिश के बाद तेज हवाओं के साथ गिरे ओले। मुजफ्फरनगर में बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को नुकसान। अनाज और सरसों की फसल बर्बाद। मेरठ में बारिश से फिर बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में हुआ जल भराव। गाजियाबाद में बेमौसम बरसात से किसानों की गेहूं की फसल बर्बाद। फतेहपुर जिले में बिन मौसम बारिश से किसान खासा परेशान। खेत में पानी भरने से किसानों की फसल बर्बाद। पीलीभीत में किसानों पर आफत बनकर बरस रही है बारिश। किसानों के खेतों में खड़ी फसल को पहुंच रहा है नुकसान। गाजीपुर में बीती रात से हो रही है जोरदार बारिश। बारिश के साथ गिरे ओले। किसानों को काफी नुकसान। हल्द्वानी में बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। तापमान में लगातार गिरावट। अमरोहा में तेज हवा के साथ हो रही बारिश। आसमान में छाए घने बादल। बेमौसम बारिश ने बढ़ाई सर्दी। अलीगढ़ के अधेड़ शख्स की युवकों ने पीट कर की हत्या। प्रेमिका से मिलने उसके घर गया था शख्स। रायबरेली में शहर से जाम की समस्या खत्म करने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत। कानपुर में प्रेम प्रसंग के चलते नाराज पिता ने की बेटी की हत्या। गला दबाकर उतारा मौत के घाट। राजगंज में शिक्षिका ने की लाइव वीडियो में जहर पीकर आत्महत्या। 17 मार्च को शिक्षिका ने आत्महत्या से पहले खुद बनाया था वीडियो। कुशीनगर में सभासद अजीत सिंह ने की आत्महत्या। घर में रखे लाइसेंसी बंदूक से खुद को मारी गोली। उन्नाव में 3 मौतों की गुत्थी सुलझाने रुद्रीखेड़ा गांव पहुंचे पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ शंकर मीणा। डॉग स्क्वाड और पुलिस बल के साथ लिया घटना का जायजा। गोरखपुर में बाइक सवार 2 बदमाशों ने किन्नर को मारी गोली। घटना के बाद किन्नरों ने थाने का किया घेराव। गोरखपुर में 50 से ज्यादा महिलाओं का धर्म परिवर्तन कराने वाला आरोपी गिरफ्तार। पुलिस को देखकर भाग रहा था युवक। शाइन सिटी घोटाले के एक आरोपी को बहराइच से किया गया गिरफ्तार। ईओडब्ल्यू की टीम ने की गिरफ्तारी। उन्नाव में रेलिंग तोड़कर सड़क किनारे बनी झोपड़ी में घुसा डंपर। हादसे में 2 बच्चों की मौत, 2 घायल। एटा में ओवरब्रिज से 20 फीट नीचे गिरा कैंटर। हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 घायल। लखनऊ में जिम खाना क्लब के पास हुआ सड़क हादसा। बैटरी रिक्शा को ऑटो ने मारी टक्कर। समाजवादी पार्टी की कोलकाता में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर भाजपा सांसद सुब्रत पाठक का हमला। दिल्ली में हो रहे किसान आंदोलन को लेकर गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी का बयान। धरना दे रहे किसानों पर लगाया अपनी राजनीति चमकाने का आरोप। हरिद्वार में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। सीएमओ ने सभी सरकारी अस्पतालों को सावधानी बरतने के दिए निर्देश। राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस के नोटिस के विरोध में अल्मोड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विशेष प्रदर्शन। केंद्र सरकार का पुतला दहन किया और नारेबाजी भी की। मसूरी में लगातार बारिश और ओले गिरने से तापमान में दर्ज की गई गिरावट। मसूरी में मौसम के बदलाव को लेकर पर्यटक ले रहे लुत्फ। उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ में सड़क पर आई बड़ी दरारें। गंगोत्री यमुनोत्री के रास्ते पर दरार आने से बढ़ेगी लोगों की दिक्कत। केदारनाथ धाम के लिए उड़ान भरने वाली हेली सेवाओं पर अब वन विभाग की भी रहेगी पैनी नजर। नियमों का पालन न करने वाली हेली सेवाओं के खिलाफ होगी कार्रवाई। उत्तराखंड में प्रशासनिक अधिकारियों के होंगे तबादले। कमिश्नर गढ़वाल और कई जिलों के डीएम एसएसपी को हटाने की तैयारी। रुड़की नगर निगम में कांग्रेस का प्रदर्शन। शहर की जनता से यूजर चार्ज वसूलने का कांग्रेस ने किया विरोध। रामनगर में आक्रोशित ग्रामीणों ने लगाया जल संस्थान कार्यालय में ताला। हर घर जल हर घर नल योजना के तहत जल नहीं मिलने का लगाया आरोप। अल्मोड़ा पुलिस की बड़ी कामयाबी। लमगड़ा थाना के मोरनोला के शहर फाटक में चेकिंग अभियान के दौरान 155 पेटी अवैध शराब बरामद। बड़कोट में जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं ग्रामीण। रुपिन नदी में बनी पुलिया धंसने से हो रही परेशानी। अल्मोड़ा में रिहायशी इलाकों में घूमते नजर आए 2 गुंडा। स्थानीय निवासियों में खौफ का माहौल। विकासनगर में जल विद्युत निगम की जमीन पर बने अवैध मकानों पर एक्शन जारी। सीएम के निर्देश पर पौड़ी जिले का लोक निर्माण विभाग सड़कों को गड्ढा मुक्त करने में जुटा। पिथौरागढ़ के अंचोली में लगी बायो कॉम्पैक्टर प्लांट की मशीनों का बुरा हाल। बीते 1 साल से धूल खाक रही है मशीन। अयोध्या में 22 से 30 मार्च तक राम जन्मोत्सव मनाया जाएगा। महोत्सव में योग, खेलकूद,
सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। मऊ में सामने आई जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही। इलाज करवाने आए जिला अस्पताल एक महिला का चाबी के साथ किया एक्सीडेंट। रुड़की में नगर निगम की तरफ से यूजर चार्ज वसूलने के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम पर किया विरोध प्रदर्शन। नगर आयुक्त से की यूजर चार्ज लगाने का फैसला वापस लेने की मांग। बरेली में अंडरग्राउंड बिजली लाइन में फॉल्ट तलाशने की मशीन में डेमो के दौरान हुआ धमाका। अस्पताल में भर्ती हुए कई घायल लाइनमैन। बस्ती जिले में ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। असली नोट के बदले दुगनी रकम देने का लालच देकर लोगों के साथ करते थे ठगी। लखीमपुर खीरी के जिला अस्पतालों में 10 साल के बच्चे ने लगाया डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ पर आरोप। मरीज का इलाज न करने का गंभीर आरोप। बुलंदशहर में पशुओं की चोरी करने वाले गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। टाटा 407 बरामद। अमेठी में डीएम राकेश कुमार मिश्र ने तहसील का किया निरीक्षण। तहसील परिसर में सभी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त रखने के दिए निर्देश। मेरठ में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कार्यक्रम में अपनी फरियाद लेकर पहुंची एक महिला। मंत्री सूर्य प्रताप शाही के सामने बड़े आरोप भी लगाए। चित्रकूट में बच्चे की बाघे नदी में नहाने गए लड़के की डूबकर हुई मौत पर सियासत शुरू। सपा विधायक अनिल प्रधान ने सरकार प्रशासन पर लगाया अवैध खनन का आरोप। आगरा में बेरोजगार कर्मचारियों का धरना। सभी बसों के बंद होने से रोजगार हो गए हैं ठप और जेनस की बसों का संचालन करते थे सभी बस संचालक। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने यूपी में 50 सीटें जीतने का टारगेट रखा है, जिस पर भाजपा ने हमला किया। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आगामी विधानसभा चुनावों और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों की रणनीति बन गई है, जिसमें पार्टी ने यूपी की 80 लोकसभा सीटों में कम से कम 50 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, जिसको लेकर प्रदेश में जुबानी जंग की शुरुआत हो गई है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने सपा के टारगेट 50 पर करारा हमला किया और कहा कि सपने देखने का अधिकार सबको है। सपने देखने का अधिकार तो सबको है और समाजवादी पार्टी का जो पिछले 4 चुनावों में इस प्रकार के परिणाम रहे हैं, प्रदेश की जनता सजग है। तो केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने अखिलेश यादव पर ही हमला बोल दिया। कहा कि राष्ट्रीय नेता बनने की चाह छोड़ दें। अखिलेश यादव कितने ही क्षेत्रीय दलों से बात करें, लेकिन मुझे लगता है पहले अपना प्रदेश देखें। प्रदेश में 2017 से पहले उनके शासन को जिस तरह से देखा है। तो भाजपा के राज्यसभा सांसद अशोक वाजपेयी ने तो सपा पर तंज भी कसा। 2022 का विधानसभा का चुनाव तब भी वो कह रहे थे कि 400 विधानसभा सीट हम जीतेंगे और उसका नतीजा सामने आया। ऐसे ही लोकसभा में जो उनकी घोषणा है जो वो अब सामने आ जाएगी जब लोकसभा चुनाव होगा और देखेंगे जब नतीजे निकलेंगे। हालांकि लोकसभा चुनाव में यूपी की प्रमुख विपक्षी पार्टी सपा कितनी सीट जीतेगी, इस पर उनकी ही पार्टी में कंफ्यूजन है। कोलकाता में एक तरफ अखिलेश यादव ने 80 में से 80 सीटें जीतने की बात की थी, तो शिवपाल यादव और दूसरे पार्टी पदाधिकारियों ने 50 सीटों के आंकड़े की बात की थी। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा मुस्लिम समुदाय के दिल में अपनी जगह बनाने की कवायद शुरू करने जा रही है। देश की मुस्लिम बहुल लोकसभा सीटों पर भाजपा ने मुसलमानों को मोदी मित्र बनाने की रणनीति बनाई है, जिसकी शुरुआत ईद के बाद 25 अप्रैल से होनी है। मोदी मित्र प्रोग्राम की शुरुआत भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा करेगा, जिसके लिए पार्टी ने मुस्लिम इलाके और सीटों की पहचान कर ली है। तय कार्यक्रम के मुताबिक भाजपा देश भर के कुल 65 मुस्लिम बहुल लोकसभा सीटों पर फोकस करने वाली है, जिसके तहत पार्टी उन क्षेत्रों में मुस्लिम वोटर्स को जोड़ने के लिए मोदी मित्र बनाएगी, जिनकी संख्या 5000 होगी। इन मुस्लिम बहुल जिलों में असम, बिहार और केरल के कई जिलों को शामिल किया गया है, जिसमें पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के भी 13 जिले शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक यूपी में सहारनपुर, मेरठ, आजमगढ़ और रामपुर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। सरकार ने भी गरीब कल्याण की जितनी योजना है, अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति का, समाज का हमें विकास करना है। मोदी मित्र अभियान को लेकर सपा ने भाजपा पर हमला बोला। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। तो जमीयत उलेमा हिंद ने भाजपा पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए। सवाल ये है कि सरकार को पहले ये बताना चाहिए कि पसमानदा मुसलमानों के लिए उसने कितने कॉलेजेस बनाए, कितनी यूनिवर्सिटीज बनाए। भाजपा लगातार मुस्लिमों को लेकर कई अभियान चला चुकी है, लेकिन ये पहली ऐसी मुहिम है जिसमें सीधे सीधे प्रधानमंत्री का नाम शामिल है। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ दी है। खेत में खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। गाजियाबाद के खेत में फसलों के हालात बता रहे हैं कि किसानों की फसल पर किस कदर कुदरत का प्रकोप बरपा है। गेहूं की तैयार फसल चौपट हो चुकी है, लिहाजा परेशान किसान अब सरकार से मुआवजे की उम्मीद लगा रहे हैं। बिल्कुल लेट गए खेत और लेटने के बाद अभी फसल में दूध भी ढंग से नहीं पड़ा है। जब दूध नहीं पड़ेगा तो दाना कैसे पड़ेगा? लेटने के बाद फसल खत्म हो। प्रधानमंत्री हमें इसका मुआवजा दे ताकि हमारे बच्चे पालन कर सके। हमारे पास में और कोई साधन नहीं है, खेती कर रहे हैं, दिन रात इसमें मेहनत कर रहे हैं
और अगर हमें मुआवजा नहीं मिला तो हमारे बच्चे भूख के कगार पर पहुंच जाएंगे। बुलंदशहर में भी बेमौसम बारिश से गेहूं, सरसों और आलू की फसल को भारी नुकसान पहुंचा। मूसलाधार बारिश और तेज हवा ने फसल को बर्बाद कर दिया है। बुलंदशहर का खुर्जा, गुलावटी, स्याना, अनूप शहर हो या फिर शिकारपुर, फसल की बर्बादी की तस्वीरें बिल्कुल एक सी हैं। इधर झांसी के बबीना ब्लॉक में भी मौसम की मार से किसान परेशान हैं। यहाँ ओलावृष्टि ने फसलों को भारी क्षति पहुंचाई है। प्रदेश में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को नुकसान हुआ है और इसी के मद्देनजर योगी सरकार ने अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए। यूपी में शुक्रवार से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश के बाद किसानों को बहुत नुकसान हुआ। बिना मौसम हुई बरसात के बाद खुद सीएम योगी एक्शन में आ गए हैं और स्थिति की जानकारी लेकर अधिकारियों को तुरंत राहत और मुआवजा देने के निर्देश दिए। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि अपने अपने जनपद का आकलन करें और आकलन जो आएगा उसके अनुसार से जो है उनको क्षतिपूर्ति दी जाएगी। इसके साथ ही अधिकारियों को आदेश दिए गए कि वो फील्ड पर जाकर जल जमाव और दूसरी समस्याओं को भी दूर करें। फसल के साथ साथ यूपी में ओलावृष्टि की वजह से आधा दर्जन लोग घायल हुए, 10 मौतें भी हुई। सरकार ने बारिश की वजह से हुई मौतों पर भी मुआवजे का ऐलान किया है। इस आपदा से जिन लोगों की मृत्यु हुई है अतिवृष्टि से या ओला के लगने से, तो उनको 4-4 लाख रुपया उनके जो आश्रित परिवारजन है उनको उपलब्ध करवा दिया है। सीएम योगी ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि फसलों के नुकसान का आकलन किया जाए। नुकसान का आकलन करके प्रशासन को आंकड़े बताए जाएं, ताकि इससे आगे की कार्यवाही में आसानी हो। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के शूटर मोहम्मद गुलाम का घर बुलडोजर से ढहा दिया गया। घर के साथ उसके 10 कमरे वाले लॉन्च को भी ढहा दिया गया। रसूलाबाद रोड पर बुलडोजर एक्शन में जमींदोज ये घर शूटर गुलाम का है, जिस पर 5 लाख रुपए का इनाम है। 35 वर्ग मीटर में बने घर को पीडीए ने ढहा दिया। गुलाम का मकान बिना नक्शा पास करवाए सरकारी जमीन पर बना था, जिसके ध्वस्तीकरण के आदेश पीडीए ने 13 मार्च को ही जारी कर दिए थे। गुलाम हसन का मकान था, 335 वर्ग मीटर एरिया में था और यहाँ पर आपको बता दें कि ये शहर का रसूलाबाद इलाका है, जहाँ पर 3 बुलडोजरों के जरिए 1.5 घंटे के अंदर इस पूरे मकान को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया गया, मिट्टी में तब्दील कर दिया गया। गुलाम की करतूत से घर वाले इतनी शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने साफ कह दिया कि अगर गुलाम एनकाउंटर में मारा जाता है तो वो ना उसका शव लेंगे ना ही उसका चेहरा देखेंगे। चर्चा इस बात की भी है कि पुलिस पकड़ेगी तो गुलाम का एनकाउंटर कर देगी, तो सजा की ये है जिसको तो काउंटर उनके तो उनको कोई नहीं करेगा क्या, वो भी कायम पाएंगे। उसकी माँ तड़प रही है ना, तो ऐसे तुम्हारी माँ तड़पेगी तो समझ में आएगा। जिस तरह से कार्य करके हम लोग को बीच चौराहे पे खड़ा कर दिया, इस बूढ़ी माँ को बीच चौराहे पे खड़ा कर दिया, परिवार ने डिसाइड किया कि हम लोग उसका शव भी नहीं लेंगे। तो अगर एनकाउंटर में गुलाम मारा जाता है तो आप लोग शव भी बिल्कुल नहीं लेंगे और बिल्कुल माँ तो माई कह रही कि हम देखेंगे भी नहीं। 24 फरवरी को गुलाम उमेश पाल शूटआउट के समय दुकान में सिर पर टोपी पहनकर खड़ा था। उसने दुकान से निकलकर उमेश पाल पर दूसरा फायर किया था। इस मामले में गुलाम, असद, गुड्डू, साबिर और अरमान अभी भी फरार हैं। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले एक बार फिर से चिंता बढ़ गई है। चमोली में जमीन धंसने के बाद अब एक और सड़क में बड़ी दरार सामने आई। सड़क पर मोटी मोटी दरारों ने जोशीमठ की याद ताजा कर दी है। दरारों ने एक बार फिर से लोगों को दहशत में डाल दिया। सड़क पर ये दरारें चिन्याली सौर मुख्य बाजार को जोड़ने वाली सड़क पर पड़ी हैं, जिसकी मुख्य वजह झील को बताया जा रहा है। टिहरी बांध की झील के कारण नेशनल हाईवे, स्कूल, आवासीय भवन, मुख्य बाजार समेत 16 गाँवों में बड़ी बड़ी दरारें आई हैं। कई दूसरे भवन भी खतरे की जद में हैं। जब से ऑल वेदर जो ऊपर नेशनल हाईवे को डाइवर्ट करके ऑल वेदर को बनाया गया, तब से इस जो नीचे चिन्यालीस और उत्तरकाशी जाते हुए जो रोड है, इसका रखरखाव पूर्ण तरीके से शासन प्रशासन नहीं कर पा रहा है, जबकि मुख्य रोड मेन मार्केट को जोड़ने वाली रोड यही है। इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन अभी तक शासन प्रशासन द्वारा नहीं किया गया है। उत्तरकाशी में ऐसी दरारों ने लोगों के मन में डर पैदा कर दिया है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खुलेंगे, केदारनाथ के कपाट 25 अप्रैल को खुलेंगे, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 22 अप्रैल को खुलेंगे। जाहिर है चारधाम यात्रा से पहले सरकार हर मोर्चे पर एक्टिव है। इन दरारों को भी पाटने की कोशिश जल्द ही जरूर होगी। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद के बेटे असद की तलाश में एसटीएफ ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। असद अहमद पर 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित है। 24 फरवरी को प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद का बेटा असद भी शामिल था। वारदात के बाद से असद फरार है। अतीक के बेटे असद की पुलिस और जांच एजेंसियां सरगर्मी से तलाश कर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक सोमवार सुबह लखनऊ एसटीएफ की टीम ने आगरा में फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में असद और उसके गुर्गों के छिपे होने की सूचना पर छापेमारी की। फतेहपुर सीकरी से लेकर राजस्थान बॉर्डर तक की छापेमारी की जा रही है। इसी इलाके में असद के छिपे होने की खबर भी मिली है। प्रयागराज पुलिस और एसटीएफ की टीम इस सर्च ऑपरेशन में आगरा पुलिस की भी मदद ले रही है।
असद फतेहपुर सीकरी इलाके में छिपा हुआ था, लेकिन जब तक वहां टीम पहुंचती वो वहां से अपना ठिकाना बदल चुका है। असद और अन्य 4 शूटरों पर 5 लाख का इनाम है और ऐसे में फतेहपुर सीकरी से लेकर राजस्थान बॉर्डर तक पुलिस ने कई जगह छापेमारी की है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अतीक के बेटे असद के करीब पहुंच चुकी है जांच एजेंसियां। गिरफ्तारी से बचने के लिए असद लगातार ठिकाने बदल रहा है। जांच एजेंसियों को असद के फतेहपुर सीकरी के आसपास छिपे होने की जानकारी मिली है। असद अहमद पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। असद अहमद के अलावा 4 अन्य शूटर्स पर भी 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। धमकी और आगजनी के मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी कानपुर कोर्ट लाए गए, लेकिन आज फिर से उन्हें एक नई तारीख मिली है। कड़ी सुरक्षा के बीच इरफान सोलंकी को महाराजगंज जेल से कानपुर कोर्ट लाया गया था। पेशी के लिए जाते समय मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए एक बार फिर से उनका गुस्सा सरकार और पुलिसकर्मियों पर देखने को मिला। ये आदमी नहीं है, जानवर हैं हम, बस याद रखना ये बात। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये अपने मकसद में कामयाब है। दरअसल इरफान सोलंकी को 7 नवंबर को जाजमऊ इलाके में हुए आगजनी मामले में पेश किया जाना था, जहां चश्मदीद कनीज जहरा की गवाही होनी थी, लेकिन कानपुर कोर्ट में वकीलों की हड़ताल की वजह से गवाही नहीं हो सकी। अब इस मामले में अगले 23 मार्च को सुनवाई होगी। इरफान की पत्नी ने पिछली बार मुलाकात न कराने को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद आज विधायक से उनकी मुलाकात करवाई गई। आज मुलाकात हो गई थी, 5 मिनट हमें इनसे बात करने का मौका मिला। हम लोग बहुत खुश हैं। रात में 2 बजे चले हैं आज, क्योंकि 10 बजे आना था। हाँ, मांग करिए और ADJ 11 से तो परमिट मिल गया है। इंशाल्लाह फिर आगे दूसरे जो केसेस है सब में मिल जाए तो बेहतर है। इस बीच इरफान सोलंकी के वकील ने कोर्ट से अपील की है कि रमजान शुरू होने वाला है। इरफान सोलंकी रोजा जरूर रखते हैं, ऐसे में उन्हें फिजिकल प्रेजेंस से छूट दी जाए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की जाए। इस बार रामनवमी पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भव्य तरीके से श्री राम जन्म महोत्सव मनाने जा रहा है। ये महोत्सव 21 मार्च से 30 मार्च तक राम की पैड़ी समेत अलग अलग स्थानों पर मनाया जाएगा। कुछ इस तरह राम जन्मोत्सव को ऐतिहासिक और भव्य बनाने की तैयारियों में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जुटा हुआ है। इस बार राम जन्मोत्सव पर ओलंपिक में शामिल खेलों के अलावा वो सब कुछ होगा जो सांस्कृतिक तौर पर या फिर धार्मिक तौर पर लोगों को अयोध्या से और उनके आराध्य रामलला से जोड़ सके। ये पहला प्रयोग है जिसमें खेलकूद के साथ साथ अवध क्षेत्र के लिए नए उभरते कथा, व्यास, कवि, दौड़, मैराथन, तैराकी का आयोजन होगा। तो ये एक पहला प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे खेलकूद भी जो ओलंपिक का हिस्सा है, मैराथन, तैराकी, ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के आयोजनों का विचार हुआ है और ये कार्यक्रम करेंगे। आयोजन का उद्देश्य है कि समाज के सभी वर्गों को राम जन्मोत्सव का आनंद लेने का एक अवसर मिले और इस दृष्टिकोण से एक बहुआयामी संरचना बने। उद्देश्य यह है कि समाज का सभी वर्ग, वो एक छोटे बच्चे से लेकर एक अधेड़ अवस्था, वृद्धावस्था तक के व्यक्ति को अयोध्या में आने पे राम जन्मोत्सव का आनंद लेने का एक अवसर प्राप्त हो। अलग अलग खेल प्रतियोगिताओं में अयोध्या के 84 कोस की परिधि के लोगों को ही खास तौर पर शामिल होने का मौका मिलेगा। रामलला के अस्थायी मंदिर में यह आखिरी जन्म उत्सव है, क्योंकि 2024 का जन्म उत्सव रामलला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में मनाएंगे। मऊ के जिला अस्पताल में एक मरीज की जांच के दौरान बड़ी लापरवाही का एक मामला सामने आया। ये महिला मऊ के जिला अस्पताल में अपनी समस्या लेकर पहुंची थी, जहां डॉक्टर ने महिला की जांच करने के बाद उसे एक्सरे करवाने के लिए भेज दिया। लेकिन महिला जब एक्सरे करवाने के बाद अपनी जांच रिपोर्ट लेने पहुंची तो देखा कि एक्सरे में हड्डियों के साथ एक चाबी भी दिख रही थी। एक तरह कहाँ खिंचौलू है? सदर में। सदर में? हाँ। एक तरह में कुछ चाबी भी आ गई? हाँ। अच्छा, तो अंदर में खिंचाई? हाँ। दरअसल ये महिला जब अस्पताल के एक्सरे विभाग में एक्सरे के लिए पहुंची तो वहां पर मौजूद स्टाफ ने चाबी के साथ ही महिला का एक्सरे कर दिया और इसी वजह से जब रिपोर्ट आई तो एक्सरे फिल्म में हड्डियों के साथ साथ चाबी भी साफ दिख रही है। लेकिन अस्पताल प्रशासन इसे अपनी लापरवाही नहीं मान रहा। एक्सरे करने वाले ध्यान इसलिए पूछ लेते हैं कि इसको निकाल दीजिए, लेकिन वो निकालते नहीं है। दरअसल एक्सरे से पहले ही मरीजों को सिक्के, चाबी और धातु के सामान हटा देने के निर्देश दिए जाते हैं। लेकिन मऊ से सामने आए इस मामले के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि एक्सरे के दौरान इतनी बड़ी चूक किससे हुई। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिद्धू ने लॉ एंड ऑर्डर के मामले में योगी आदित्यनाथ सरकार की प्रशंसा की है। पंजाब के मानसा में सिद्धू मूसेवाला की पहली बरसी पर बोलते हुए उनके पिता बलकौर सिंह ने आरोप लगाया है कि बेटे की हत्या के इतने महीने बीत जाने के बाद भी न्याय नहीं मिला, जिससे वो आहत हैं। बलकौर सिंह ने इसे लेकर यूपी में सरकार की कार्रवाइयों की तारीफ की और पंजाब की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए। मेरी औकात छोटी सी, इन्हां दे हौसले पै गए मेरे घर तक वड़ गए, हथ पा के देखण होर किसे नूं, और सरकारां साडीआं लिलड़ियां कढदियां। ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ
ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋਗ ਦੀ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ यूपी साफ है, वो साधु की हो गया, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪੈ ਗਏ। इस दौरान बलकौर सिंह ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर निशाना साधा। कहा कि ये गुंडा खुद को राष्ट्रवादी बता रहा है। बलकौर सिंह ने पंजाब के सीएम भगवंत मान पर भी कटाक्ष किया। कहा कि मान ने पंजाब को दिल्ली के सामने गिरवी रख दिया है। इसी महीने सिद्धू मूसेवाला के माता पिता ने पंजाब विधानसभा परिसर के बाहर धरना भी दिया। अपने बेटे के लिए इंसाफ की मांग की थी। उन्होंने साफ कहा कि उनके बेटे की हत्या के मास्टरमाइंड अभी भी फरार हैं, जिस वजह से इस केस की निश्चित रूप से सीबीआई जांच होनी चाहिए। पंजाब में खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है, लेकिन अमृतपाल सिंह अब भी लापता है। इसी बीच पंजाब पुलिस ने भगोड़े अमृतपाल सिंह पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने की तैयारी शुरू कर दी है और पुलिस को शक है कि अमृतपाल सिंह विदेश भागने की फिराक में है। दूसरी तरफ अमृतपाल की तलाश के बीच उसके चाचा और ड्राइवर ने आत्मसमर्पण कर दिया है। अमृतपाल सिंह के घर की तलाशी के दौरान पुलिस को वहां से बुलेट प्रूफ जैकेट और राइफल्स मिली हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि पंजाब को एक बार फिर से हिंसा की आग में झोंकने के लिए अमृतपाल सिंह आनंदपुर खालसा फौज के नाम से एक हथियार बंद दस्ता तैयार करने की फिराक में था। इनकी पूरी जो संस्था है इसके सोर्सेज हम चेक कर रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है अब तक आया है कि हवाला फॉरेन फंडिंग स्मॉल अमाउंट्स में इनके अकाउंट्स में आई है, उसको भी और चेक किया जा रहा है। व्हीकल्स इनसे मिले हैं उसका भी सोर्सेज हम चेक कर रहे हैं कि उसके फंडिंग के सोर्सेज कहां से आए, तो फर्दर इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। वहीं इस मामले में पंजाब पुलिस ने अब तक 114 लोगों को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया। पंजाब के आईजीपी सुखचैन सिंह गिल के मुताबिक अब तक मिले सबूतों और हालातों पर इस मामले में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की भूमिका की तरफ इशारा कर रहे हैं और इस मामले में विदेशी फंडिंग की भी आशंका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के पीएम फूमियो किशिदा से दिल्ली में मुलाकात की है। इस दौरान दोनों देशों के नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, डिजिटल समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। लॉजिस्टिक, फूड प्रोसेसिंग, स्टील, MSME जैसे क्षेत्रों में भी दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और जापान G7 की। आज हमारी बातचीत में हमने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। जापानी प्रधानमंत्री किशिदा ने पीएम मोदी को हिरोशिमा में होने वाले G7 समिट के लिए न्योता दिया, जिसे भारतीय प्रधानमंत्री ने स्वीकार कर लिया है। बैठक में दोनों देशों के बीच सुरक्षा, टेक्नोलॉजी, डिजिटल समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। साथ ही दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच चीन के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। जापान अगले 5 साल में भारत में 5 ट्रिलियन येन का निवेश करेगा। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा को कदमवुड जाली बॉक्स के अंदर कर्नाटक की चंदन की लकड़ी से बनी बुद्ध प्रतिमा उपहार में दी है। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के शूटर मोहम्मद गुलाम का घर बुलडोजर से ढहा दिया गया। घर के साथ उसके 10 कमरे वाले लॉन्च को भी ढहा दिया गया। रसूलाबाद रोड पर बुलडोजर एक्शन में जमींदोज ये घर शूटर गुलाम का है, जिस पर 5 लाख रुपए का इनाम है। 35 वर्ग मीटर में बने घर को PDA ने ढहा दिया। गुलाम का मकान बिना नक्शा पास करवाए सरकारी जमीन पर बना था, जिसके ध्वस्तीकरण के आदेश PDA ने 13 मार्च को ही जारी कर दिए थे। गुलाम हसन का मकान था, 335 वर्ग मीटर एरिया में था और यहाँ पर आपको बता दें कि ये शहर का रसूलाबाद इलाका है, जहाँ पर 3 बुलडोजरों के जरिए 1.5 घंटे के अंदर इस पूरे मकान को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया गया, मिट्टी में तब्दील कर दिया गया। गुलाम की करतूत से घर वाले इतनी शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने साफ कह दिया कि अगर गुलाम एनकाउंटर में मारा जाता है तो वो ना उसका शव लेंगे, ना ही उसका चेहरा देखेंगे। चर्चा इस बात की भी है कि पुलिस पकड़ेगी तो गुलाम का एनकाउंटर कर देगी, तो सजा की ये है जिसको तो काउंटर उनके हैं तो उनको कोई नहीं करेगा क्या, वो भी कायम पाएंगे। उसकी माँ तड़प रही है ना, तो ऐसे तुम्हारी माँ तड़पेगी तो समझ में आएगा। जिस तरह से कार्य करके हम लोग को बीच चौराहे पे खड़ा कर दिया, इस बूढ़ी माँ को बीच चौराहे पे खड़ा कर दिया, परिवार ने डिसाइड किया कि हम लोग उसका शव भी नहीं लेंगे। तब अगर एनकाउंटर में गुलाम मारा जाता है तो आप लोग शव भी बिल्कुल नहीं लेंगे और बिल्कुल माँ तो माई करेगी, हम देखेंगे भी नहीं। 24 फरवरी को गुलाम उमेश पाल शूटआउट के समय दुकान में सिर पर टोपी पहनकर खड़ा था। उसने दुकान से निकलकर उमेश पाल पर दूसरा फायर किया था। इस मामले में गुलाम, असद, गुड्डू, साबिर और अरमान अभी भी फरार हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।